आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी मुद्दे पर बात करेंगे। हम हमेशा सुनते हैं कि एआई ने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन सवाल ये है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असल में सीखता कैसे है? कोई भी एआई सिस्टम एक रिसर्च लैब की चार दीवारी से निकलकर हमारे अस्पतालों, अदालतों या बैंकों का एक भरोसेमंद हिस्सा कैसे बन जाता है? सच कहूं तो ये सिर्फ कुछ लाइनों की कोडिंग का कमाल नहीं है। इसके पीछे एक बेहद सख्त और लंबी प्रक्रिया होती है। तो आइए बिना किसी देरी के इस पूरी प्रक्रिया को डिकोड करते हैं। अच्छा, मान लीजिए किसी अखबार में एक हेडलाइन छपती है, नए एआई सिस्टम की एक्यूरेसी 95% है। सुनकर कितना शानदार लगता है ना। एकदम ऐसा लगता है जैसे मशीन ने सब कुछ सीख लिया है और अब वो शायद ही कभी कोई गलती करेगी। सच में ये एक ऐसा जादुई नंबर है जो रातों रात किसी भी नई तकनीक पर हमारा भरोसा जगा देता है। लेकिन असल कहानी यहीं से शुरू होती है। एक बहुत ही बुनियादी सवाल है जो सब कुछ बदल कर रख देता है, और वो ये कि इस 95% को आखिर नापा कैसे गया। क्योंकि सच तो ये है कि एक्यूरेसी का कोई भी नंबर सिर्फ और सिर्फ उतना ही भरोसेमंद होता है जितना उसके पीछे का टेस्टिंग प्रोसेस। अगर मशीन का टेस्ट ही गलत तरीके से हुआ है तो वो 95% का आंकड़ा एक बहुत बड़ा धोखा साबित हो सकता है। तो चलिए हमारे पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, एआई एक्यूरेसी का भ्रम और क्यों ये बड़ी बड़ी हेडलाइंस अक्सर हमें पूरी कहानी नहीं बताती। अब इस खतरे को एक बिल्कुल असली और मशहूर घटना से समझते हैं। रिसर्चर्स ने निमोनिया के मरीजों का जोखिम नापने के लिए एक कमाल का एआई बनाया। लेकिन हुआ क्या? इस एआई ने इंसानी शरीर को समझने के बजाय सीधे अस्पताल के तौर तरीकों को ही रट लिया। दरअसल अस्पताल वाले निमोनिया के साथ अस्थमा वाले मरीजों को तुरंत सबसे सख्त इलाज देते थे, जिससे उनकी जान अक्सर बच जाती थी। अब एआई ने डेटा में देखा कि अरे, अस्थमा वाले तो बच रहे हैं, तो उसने नतीजा निकाल लिया कि अस्थमा के मरीज कम जोखिम वाले हैं। एआई ने पैटर्न तो बिल्कुल सही पकड़ा, लेकिन उसका मतलब एकदम उल्टा निकाल लिया। और सोचिए, असली दुनिया में ये कितनी बड़ी जानलेवा गलती हो सकती थी। तो फिर मशीनें असल में सीखती कैसे हैं? इसे समझने के लिए आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, मेडिकल छात्र का उदाहरण। मशीन लर्निंग की इस भारी भरकम इंजीनियरिंग को समझने का सबसे आसान तरीका है इसकी तुलना एक डॉक्टर बनने की पढ़ाई से करना। जैसे एक मेडिकल स्टूडेंट सालों तक किताबें पढ़ता है, केस स्टडीज समझता है, ठीक वैसे ही एआई का ट्रेनिंग फेज होता है। यहां वो लाखों उदाहरणों को बारीकी से समझता है। फिर टाइम आता है प्रैक्टिस एग्जाम्स का, जिसे हम एआई की भाषा में वैलिडेशन फेज कहते हैं। यहां जांचा जाता है कि क्या पढ़ाई सही दिशा में जा रही है, और अंत में एक बिल्कुल नया और अनजान फाइनल बोर्ड एग्जाम होता है। इसे एआई की दुनिया में टेस्टिंग फेज कहा जाता है। बिना किसी हिंट के बस ये फाइनल एग्जाम ही असली परीक्षा होती है। इस पूरे सफर को मुमकिन बनाने के लिए एक पक्का नियम है, हमारा तीसरा सेक्शन, डेटा के 3 हिस्से, जो कि एआई इंजीनियरिंग की एक बहुत ही अहम नींव है। यहां जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है ना, वो ये है कि हमारे पास मौजूद डेटा का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब लगभग 60% हिस्सा तो सिर्फ मशीन को सिखाने यानी ट्रेनिंग में ही खप जाता है। फिर करीब 20% हिस्सा प्रैक्टिस या वैलिडेशन के लिए अलग रख लिया जाता है, और जो बचा हुआ 20% है, जिसे हम टेस्ट सेट कहते हैं, उसे तो मान लीजिए एक तिजोरी में बंद कर दिया जाता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एकदम आखिरी टेस्ट के लिए होता है। मशीन ने इसे पहले कभी नहीं देखा होता, और इस नियम को किसी भी कीमत पर तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर हमारे पास करोड़ों डेटा पॉइंट्स हो ही ना, खासकर मेडिकल या कानूनी दस्तावेजों के मामले में जहां डेटा बहुत मुश्किल से मिलता है। ऐसी स्थिति में इंजीनियर एक बड़ी स्मार्ट तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जिसे के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो पूरे डेटा को 5 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है, और हर राउंड में एक नए हिस्से को टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे होता यह है कि बिना हमारे तय नियमों को तोड़े हर एक डेटा पॉइंट को सुरक्षित रूप से ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। मतलब कम डेटा में भी बिल्कुल सटीक टेस्टिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, जब एआई सिस्टम्स धोखा देते हैं, रटना बनाम सच में सीखना। जरा इन दो तरह के स्टूडेंट्स की कल्पना करते हैं। एक है स्टूडेंट ए, जो इतिहास को सच में गहराई से पढ़ता है, विश्व युद्ध के कारणों और दबावों को बारीकी से समझता है। और दूसरा है स्टूडेंट बी, जो कुछ नहीं समझता, बस पिछले साल का पेपर उठाता है और सारे सवाल जवाब तोते की तरह रट लेता है। अगर वही पुराने सवाल आएं तो स्टूडेंट बी टॉप कर जाएगा, लेकिन कोई नया सवाल आते ही वो पूरी तरह फेल हो जाएगा। एक एल्गोरिदम भी बिल्कुल ऐसा ही कर सकता है।
वो पुराने डेटा पर तो एकदम परफेक्ट लगेगा, लेकिन असल दुनिया की नई और अनजानी सिचुएशंस के आते ही उसका सारा सिस्टम क्रैश कर जाएगा। एआई के इसी रट्टा मार बर्ताव को तकनीकी भाषा में ओवरफिटिंग कहा जाता है। मतलब एआई ने पहले से देखे गए डेटा पर परफेक्ट स्कोर तो ला दिया, लेकिन सच में कोई ऐसा पैटर्न नहीं सीखा जो नई जगह काम आ सके। और सच कहूं तो यही वो सबसे बड़ी वजह है कि किसी भी एआई को एकदम नए और अनजान डेटा पर टेस्ट करना कोई चॉइस नहीं, बल्कि एक सख्त ज़रूरत है। और इसी से जुड़ी एक और बहुत बड़ी समस्या है डेटा लीकेज। सोचिए, अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम से पहले ही फाइनल पेपर चुरा ले। एआई के मामले में भी ठीक ऐसा ही होता है जब टेस्ट सेट की जानकारी गलती से ट्रेनिंग प्रोसेस में लीक हो जाती है। नतीजा, जो एक्यूरेसी 60% होनी चाहिए थी वो अचानक 98% दिखने लगती है, और ये हाई स्कोर असल में एक बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक झूठ बन जाता है। अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी सेक्शन पर, असली दुनिया में भरोसा। लैब की चार दीवारी से बाहर निकलकर असली दुनिया तक का सफर। एक बार जब एआई सिस्टम बाहरी दुनिया में कदम रखता है तो सिर्फ एक्यूरेसी का नंबर काफी नहीं होता। मान लीजिए एक एआई 99% एक्यूरेट होने का दावा करता है, लेकिन वो किसी बहुत ही दुर्लभ बीमारी के असली मरीजों को पहचान ही नहीं पाता, तो वो किस काम का? ऐसे में प्रोफेशनल्स कंफ्यूजन मैट्रिक्स नाम के टूल का इस्तेमाल करते हैं। ये साफ साफ दिखाता है कि मशीन ने सही को सही कब कहा, यानी ट्रू पॉजिटिव, और वो असली मामलों को कब मिस कर गई, यानी फॉल्स नेगेटिव। इससे पता चलता है कि गलती असल में हो कहाँ रही है। और यहीं पर हमें दो बहुत ही जरूरी चीजों के बीच बैलेंस बनाना होता है, प्रेसिजन और रिकॉल। प्रेसिजन का मतलब है कि मशीन ने जितनों को पॉजिटिव कहा उनमें से सच में कितने पॉजिटिव थे, जैसे स्पैम ईमेल फिल्टर। अगर प्रेसिजन कम होगा तो हमारी जरूरी ईमेल्स भी स्पैम में जाके डिलीट हो जाएंगी। वहीं रिकॉल का फोकस इस पर होता है कि क्या मशीन ने सभी असली मामलों को पकड़ लिया, जैसे कैंसर डिटेक्शन या बैंक फ्रॉड। यहां रिकॉल ज्यादा होना चाहिए ताकि एक भी असली खतरा बचने ना पाए, भले ही इस चक्कर में एक हाथ झूठा अलामी क्यों ना बच जाए। इस पूरे प्रोसेस को एक स्किन कैंसर डिटेक्शन सिस्टम के उदाहरण से देखते हैं। दुनिया भर से डेटा जुटाने से लेकर उसे सख्ती से अलग अलग हिस्सों में बांटना, 70,000 से ज़्यादा तस्वीरों पर ट्रेनिंग करना और फिर किसी बाहरी स्वतंत्र अस्पताल में जाके उसका फाइनल टेस्ट करना, ये पूरी टाइमलाइन हमें बताती है कि एआई को जिम्मेदारी के साथ बनाना कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। ये एक बहुत बड़ा, कई चरणों वाला बेहद जटिल ऑपरेशन है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एआई के सफल लॉन्च के बाद भी एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी रहती है, जिसे डेटा ड्रिफ्ट कहते हैं। दुनिया बदल रही है ना, कोविड के नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, फ्रॉड करने के नए नए तरीके ईजाद हो रहे हैं। समय के साथ असल दुनिया का डेटा बदल जाता है, जिससे एआई की सीखी हुई पुरानी बातें आउटडेटेड हो जाती हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि एआई सिस्टम्स को लगातार मॉनिटर करने और नए डेटा के साथ दोबारा ट्रेन करते रहने की हमेशा जरूरत होती है। तो अगर कभी किसी कंपनी के एआई के बड़े बड़े दावों को परखना हो तो मार्केटिंग की बातों में आने के बजाय बस ये 3 सवाल पूछने चाहिए। पहला, एआई को किस तरह के डेटा पर टेस्ट किया गया? दूसरा, टेस्ट कैसे किया गया? क्या टेस्ट सेट सच में बिल्कुल अलग था? और तीसरा, टेस्ट कब किया गया था? क्या तब से अब तक दुनिया बदल तो नहीं गई है? अगर इन सवालों का जवाब गोलमोल है तो समझ लीजिए दाल में कुछ काला है। आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पे लाकर खड़ी कर देती है। जो चीज़ लैब में एकदम परफेक्ट लग रही थी वो बाहर आकर बहुत बड़ी तबाही मचा सकती है। अगर किसी एआई मॉडल को लगातार मॉनिटरिंग और रीट्रेनिंग के बिना आज समाज में उतार दिया जाए तो कल होने वाले किसी बड़े नुकसान की जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? कंपनी की, एआई बनाने वालों की, या हमारी? ये एक ऐसा सवाल है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस तेज रफ्तार दुनिया में हम सबको खुद से जरूर पूछना चाहिए।